नमस्कार दोस्तों, मैं लखन पटेल आज़ाद पुनः आप लोगों के बीच मध्य प्रदेश के इतिहास का अगला पार्ट या अगली सीरीज लेकर सीरीज द्वितीय या सेकंड सीरीज, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ खास क्वेश्चनों पर हम या प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सीरीज के क्रम का सेकंड पार्ट है या सेकंड सीरीज का कार्य है। इसके बाद हम और भी सीरीज देखते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सफलता का ये पहला कदम इस पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए आप भी जवाब दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की? 1893 में जब ये शिकागो जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, तो उस समय इन्होंने किसकी यात्रा की, कौन से शहर की यात्रा की? सभी को पता है स्वामी विवेकानंद जी जो हैं नरेंद्र दत्त के नाम से जाने गए। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। इन्होंने रामकृष्ण मठ भी स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात की जाए तो अगर मैं आपसे कहूं 1893 में ये शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे, जो पहला विश्व धर्म सम्मेलन था जिसमें भारतीय प्रतिनिधि पहुंचा। उसके बाद 19 में, अर्थात मैं कहूं 19 ना कहूं 19 कहूं कि 1900 दूसरी बार स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए पेरिस जाते हैं। पहली बार का तो सभी को पता है, वो शिकागो जाते हैं। लेकिन दूसरी बार शायद आपको जानकारी ना हो। दूसरी बार अगर हम देखें दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में 1900 में वो पेरिस जाते हैं। ओके, चलिए, लेकिन अभी हम इस प्रश्न पर हैं चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में है कि जाने से पहले या स्वामी विवेकानंद 1893 में मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा करते हैं, तो इसका आंसर है खंडवा। ये खंडवा की यात्रा करते हैं। यहाँ एक नगर पालिका प्रमुख के यहाँ पर इनकी मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं और ये खंडवा की यात्रा करते हैं। तो इसका आंसर है खंडवा। मैंने आपको बताया उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनके द्वारा स्थापित किया गया मिशन रामकृष्ण परमहंस मिशन। वो 1893 में शिकागो गए पहले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। दूसरी बार वो पेरिस गए 1900 में 1900। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी थे। इसका आंसर है खंडवा। आगे बढ़ते हैं, अगले आंसर पर चलते हैं या अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद ने किस अन्य नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया? तो सभी जानते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी जो थे, इनकी अगर हम बात करें, क्रांतिकारियों में अग्रणीय, जिन्होंने क्रांति की मशाल जगाई और 1924 में HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के माध्यम से 1925 की घटना में इन्होंने काकोरी कांड किया। अर्थात जो सरकारी खजाना था वो काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा गया। इनके सभी साथियों अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां आदि को फांसी दे दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करना संभव नहीं था। इन्होंने कहा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहा हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और ज़रूरत पड़ी तो आज़ाद ही मरूँगा। इन्होंने अगर देखा जाए तो 1928 में HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भी स्थापना कराई, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग थे। चंद्रशेखर आजाद जी की अगर हम बात करें, 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से, सैकड़ों अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए ये अपनी ही गोली से वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये चंद्रशेखर आजाद जी थे। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं, जो प्रश्न जो है इनके संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद किस अन्य नाम से बच्चों को शिक्षित करते थे? तो वो था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। एक्चुअली देखा जाए तो ये बच्चों को शिक्षित करने का कार्य भी करते थे, प्लस दूसरी बात मैं कहूँ कि ये एक ब्रह्मचारी के भेष में भी घूमते रहते थे। सदानंद ब्रह्मचारी भेष भी कहा गया, वो हरिश्चंद्र ब्रह्मचारी भेष के नाम से भी जाने गए।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मचारी भेष में घूमते रहते थे, इन्हें अंग्रेज पकड़ नहीं पाते थे। एक बार एक अंग्रेज ने इनसे पूछा, हे मैन, तुमने आज़ाद को देखा क्या? हे मैन, तुमने आज़ाद को देखा क्या? और उस समय इसी ब्रह्मचारी भेष में ये थे। इन्होंने कहा, आज़ाद आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद ही रहेगा। गोरे चंद्रशेखर आज़ाद। आज अलीराजपुर का जो भावरा क्षेत्र है, फेमस है, जहां इनका जन्म हुआ था। चलिए, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि अन्य दूसरे नाम से जाने जाते थे। बच्चों को जो भी शिक्षा का कार्य करते थे वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से था? तो आजाद हिंद फौज जो है, जब क्या हुआ, मेजर फूजीहरा ने, जापानी कर्नल ने सिंगापुर क्षेत्र पर हमला किया, यहां पर अधिकार किया, तो यहां से 40,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक पकड़े गए और इनमें से कैप्टन मोहन सिंह ने औपचारिक रूप से आजाद हिंद फौज की नींव रखी। और वास्तविकता इसे देने वाले होते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज को वास्तविकता देते हैं, वास्तविक रूप से संभालते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब आजाद हिंद फौज काफी ग्रोथ कर रही होती है, आजाद हिंद फौज काफी आगे तक बढ़ रही होती है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही होती है, अंडमान निकोबार नागालैंड क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं तो जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जापान के आत्मसमर्पण करते ही भारतीय आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और उसमें से अगर देखा जाए तो गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खां, ये 3 बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं। गुरुबख्श सिंह, प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खां, और इन पर आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चलाया जाता है 1945 में। हालांकि इन्हें पहले मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन जनता के विरोध के कारण, क्योंकि जनता ने कहा आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, अंततः इनका जो मृत्युदंड है उसे उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो अभी मैं इसके आंसर पे चलता हूं कि आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? तो वो थे कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से संबंधित कोई थे तो कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब कई लोग देते जा रहे हैं, कई लोग अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। चलिए, लेकिन जो लोग जवाब दे रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग उसको सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करिएगा। लगभग ऐसी 20 सीरीज में लाने का प्रयास करूंगा जिससे आप तक मध्य प्रदेश के सारे क्वेश्चन पहुंचते रहें। तो अगला है, त्रिपुरी किस राजवंश से संबंधित? त्रिपुरी जबलपुर के पास वाला त्रिपुरी। ये त्रिपुरी अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से, अगर हम देखें प्राचीन काल से इसे जाना गया। और इसका आंसर जो है, मैं आपके पास ऑप्शंस भी पड़े हुए हैं, जैसे कि देखिए, लोहार वंश से, चालुक्य वंश से, परमार वंश से, कलचुरी वंश से, और इसका आंसर है कलचुरी वंश। लगभग सभी को इसका आंसर पता है, कलचुरी वंश। जिनको नहीं पता है ध्यान रखें। त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन भी बुलाया गया था। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता को लेकर विवाद हुआ। गांधी जी अपने प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया, जो मध्य प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर हुए, पहले राज्यपाल हुए, और वहां पर सुभाष चंद्र बोस थे। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चुनाव की स्थिति बन गई। और ऐसी स्थिति में कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया। गांधी ने कहा मेरे प्रतिनिधि की हार अर्थात मेरी हार है। तो वो त्रिपुरी संकट के रूप में भी जाना जाता है। वहाँ की कहानी त्रिपुरी संकट की मैंने आपको बताई, त्रिपुरी अधिवेशन की कहानी मैंने आपको बताई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि त्रिपुरी किस राजवंश से जुड़ा हुआ था? तो वो कलचुरी राजवंश था। प्राचीन काल में हम देखें तो यहाँ पर कलचुरी राजवंश था।
जैसे लोहार की हम बात करें तो कश्मीर से संबंधित है। चालुक्यों की अगर हम बात करें तो ये सोलंकी वंश है जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। परमार की बात करें तो राजा भोज वगैरह अपने इनका अगर देखा जाए तो धार क्षेत्र संबंधित है। उसी तरह कल्चरियों का अगर देखा जाए तो वो त्रिपुरी क्षेत्र से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती किस क्षेत्र की राजकुमारी थी? रानी दुर्गावती किस क्षेत्र की राजकुमारी थी? तो गुर्जर, चंदेल, परमार या इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन है गुर्जर, चंदेल, परमार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताने से पहले मैं जब तक कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या सुनाता हूं या रानी दुर्गावती के संबंध में आपको जानकारी देता हूं, जब तक आप इसका आंसर समझिएगा, बताइएगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा रानी दुर्गावती है। रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें तो जो है महोबा क्षेत्र जो है वहां की राजकुमारी थी। बड़ी ही बहादुर थी, बड़ी ही वीर थी। इनका विवाह दलपत शाह से हुआ। कम उम्र में ही अपने पति का जब इनका देहांत हुआ, असमय देहांत हुआ, तो इनके जो पुत्र थे वीर नारायण की ये संरक्षिका बनी। और वीर नारायण की जब संरक्षिका बनी तो बड़ी बहादुर थी, तीर कमान चलाने में, सारी चीजें चलाने में थी। अकबर का इस समय था। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को यहां भेजा। रानी दुर्गावती ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया, हजारों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन रानी दुर्गावती की सेना कम होने के कारण अंत में इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। इनके पुत्र को भी वीरगति प्राप्त हुई। जबलपुर के पास बरेला में इनकी समाधि है। तो रानी दुर्गावती चंदेल वंश से संबंधित थी। ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी, क्योंकि पूछा गया यहाँ एक कौन सी राजकुमारी थी, तो चंदेल वंशी राजकुमारी थी। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो अवंती, जो हम कहें अवंती, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? मतलब जो अवंती जो महाजनपद था वो अब हम देखें तो कौन सा क्षेत्र है, या हम कहें कौन सा क्षेत्र कहा गया? तो आपको पता है, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र है अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था। मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अवंती के संबंध में जब तक आप आंसर देते हैं तब तक मैं आगे बढ़ता हूं और बताता हूं अवंती का इतिहास। अवंती की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें मगध, अवंती, काशी, कौशल, वत्स और भी थे, चेदिया और भी जो थे, बहुत सारे महाजनपद थे, अस्मक, बहुत सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। उनमें अवंती भी शक्तिशाली था। अवंती की जब हम मगध की बात करते हैं तो मगध में जिस समय बिंबिसार था उसी समय अवंती में चंड प्रधोत था। चंड प्रधोत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था जिसका नाम था जीवक। जब चंड प्रधोत की तबीयत खराब हुई, जो अवंती का शासक था, उसकी चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने, जो मगध का शासक था, अपने राजवैद्य को भेजा जिसका नाम था जीवक। तो अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ? तो मालवा, डेफिनेटली आपको पता भी था, मालवा, अच्छी बात है। तो मालवा क्षेत्र था जो कहीं ना कहीं इस महाजनपद से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं, शुंग शासक अग्निमित्र के पिता कौन थे? शुंग शासक अग्निमित्र के पिता कौन थे? भागभद्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र या वज्रमित्रा। चलिए, शुंग वंश की हम जब तक इसकी पहले जानकारी ले लें, जब तक इसका आंसर आप बताते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, शुंग वंश की अगर मैंने आपसे बात कही तो
जब मौर्य काल था तो मौर्य काल में अंतिम शासक था बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अगर हम बात करें तो शुंग वंश की स्थापना की। शुंगों की आरंभिक राजधानी उज्जैन मानी जाती है। क्वेश्चन आ भी चुका है अभी विगत कुछ वर्षों में एमपीपीएससी एग्जाम में। बाद में इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया। तो शुंगों ने अपने आप को स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग के यहाँ पर मनुस्मृति भी लिखी गई उसी समय। पुष्यमित्र शुंग जो है द्वितीय ब्राह्मण क्रांति का जन्मदाता भी माना जाता है। चलिए, तो अब इसके आंसर पर हम चलते हैं। इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो अग्निमित्र के पिता थे। अग्निमित्र के पिता कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। चलिए, और अच्छी जानकारी अग्निमित्र वाली है तो मालविका अग्निमित्रम, आप समझ गए होंगे। अब वो आगे और चैप्टर्स बहुत सारे आएंगे जिनमें मैं चर्चा करूंगा उसकी। अभी तक इसका आंसर आपको मिल गया कि अग्निमित्र के पिता कौन थे, तो पुष्यमित्र थे जो शुंग वंश के जन्मदाता थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बुंदेलखंड का अल्हेत समुदाय आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के संबंध में गाता है। कितने युद्ध लड़े गए? 46, 50, 48 और 52। तो जो अल्हेत गाया जाता है आला उदल के संबंध में, वो उनके युद्धों के कितने युद्धों की व्याख्या करता है। यहाँ क्वेश्चन ये है, यहाँ प्रश्न ये है। चलिए, तो आला उदल पर हम चलते हैं। आला उदल बड़े लड़ैया, कहते हैं बड़े लड़ाकू थे, ऐसा कहा जाता है। और आला उदल जो है महान सेनापति थे, परमादिदेव के सेनापति थे। और देखा जाए तो हम बात करें पृथ्वीराज चौहान से, या हम कहें बड़े बड़े लोगों से उनके युद्ध हुए। और कहीं ना कहीं कई लोग ऐसा कहते हैं कि इन युद्धों में ये वीर गति को प्राप्त हुए पृथ्वीराज वाले युद्ध में। लेकिन आज भी कुछ किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, जैसे कि सतना के मैहर माता मंदिर की कहानी कि आज तक आला वहाँ पर पुष्प आते हैं और चढ़ाते हैं। कहानी है बेसिकली, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताई थी डेलनसा वाली, ऐसी ये कहानी है। अब किंवदंतियां हैं, कहाँ तक उनमें सत्यता है, कहाँ तक क्या नहीं है, लेकिन मुख्यतः तो यह हम मानते हैं कि आला और उदल बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत अच्छे सेनापति थे, और वर्तमान की कहानी उनकी अभी तक प्रचलित है। चलिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। ये सब आपको सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। और आपके आने वाले भविष्य के लिए भी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। निश्चित तौर पर इन क्वेश्चनों का आप लगातार अध्ययन करते रहें। एक दिन सफलता आपके पास जरूर आएगी, जरूर आपके कदम चूमेगी। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। गर है इंसान में हौसला तो मरुस्थल में भी जल होगा। अभी के लिए अगले सीरीज पर हम फिर मिलेंगे, तीसरी सीरीज जो हम लेकर आएंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय मित्रों।